चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक सिविक्स का जो पार्ट 2 हमारा पावर शेयरिंग में बचा हुआ है वो करते हैं। ठीक है, माय नेम इज मनीष कुमार। ओके, चलिए ये हमारा पावर शेयरिंग हम लोग स्टडी कर रहे थे। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था पावर शेयरिंग का, इसका क्या एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है, ओवरव्यू मैंने टोटल ओवरव्यू नहीं कर सकते हैं पूरे चैप्टर का, नहीं मतलब पावर शेयरिंग के बारे में बता दिया था अबाउट पावर शेयरिंग। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले पार्ट में जो है हमारा बेल्जियम एंड श्रीलंका मैच इन। देखिए मैं फिर से बताना चाहता हूँ, पार्ट 1 मैंने पावर शेयरिंग बताया था ये वाला। अब देखिए अब हम लोग बेल्जियम एंड श्रीलंका पार्ट 2, दिस वन इज पार्ट 3, दिस वन इज पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 हो गया, ये हमारा पार्ट 5 है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 6 है। मैं रेगुलर वे में जा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसे पहले ही पढ़ा सकता था लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कितना बताया था आपको, देखिए मैं बता रहा था ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है आपका, ये 6 है, ऑब्वियस बात ये 7 है। 7 जो आपका वीडियो आएगा वो इतना लार्ज आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर प्लस चल सकता है, क्योंकि एक इसमें एक्सप्लेन करने मुझे शायद 15 मिनट लग जाए, उससे प्लस लग जाए। इसमें 4 फॉर्म में जो मैंने पावर शेयरिंग के बारे में बताया था, जो जैसे मैंने बताया था डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में होता है, लेवल्स के बीच में होता है। ठीक है, वही सब। चलिए मैंने ओवरव्यू बता दिया। चलिए अब मैं बताता हूँ प्रीवियस के बारे में, कुछ बताना चाहता हूँ जैसे मैंने प्रीवियस में कुछ पढ़ाया था। ओके, देखिए मैंने बताया था, ओके सॉरी, ओके जैसे मैंने पेज खोल लिया। देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन क्या क्या दिए थे, ये मैं प्रीवियस वाला का रिविजन करता हूँ। जैसे कि पावर शेयरिंग का डिफिनेशन क्या है, पावर शेयरिंग मीन्स डिवीजन ऑफ पावर या शेयरिंग ऑफ पावर, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग, आप तीनों में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग मीन्स डिवीजन ऑफ पावर एमोंग्स, ठीक है, बिटवीन नहीं लगाइएगा। ठीक है, एमोंग्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल ग्रुप्स। यानी कि पावर शेयरिंग डिवीजन ऑफ पावर है 5 चीज़ों के बीच में, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल ग्रुप्स। आई होप कि आपने ये डिफिनेशन समझ गए। एडवांटेज ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, अगर पावर शेयरिंग रहा, देखिए डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस में क्या अंतर है। अगर पावर शेयरिंग है तो एडवांटेजेस, नहीं है तो डिसएडवांटेज। जैसे कि मैंने बताया था एक चीज़, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग पावर शेयरिंग, और सेकंड वाला क्या बताया था, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट हैविंग पावर शेयरिंग। देखिए एडवांटेज ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, ये मेंटेन रहने में मदद करता है शांति एकता को, यानी कि पीस एंड हार्मनी को। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखता है, इंश्योर करता है, लाता है, जो कर सकते हैं। ये टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट सोशल ग्रुप्स के बीच में रिड्यूस करता है, कम करता है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में पावर शेयरिंग होता है तो भले होते हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट टेंशन, लेकिन फिर भी बहुत ही उतना कुछ खास नहीं होता है। ठीक है, देखिए कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि मैंने बताया था विवाद है, पहले तो टेंशन आएगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कुछ टेंशन होगा, फिर उससे विवाद बनेगा, विवाद सिविल वार होगा। सिविल वार का डिफिनेशन जैसे मैंने बताया था, ये एक प्रकार का वायलेंट है जो कि कोई एक ही देश के अंदर हो डिफरेंट मतलब ओपोजिशन टीम के बीच में, और कह सकते हैं हाँ ये एक वार की तरह दिखने में लगे तो उसे ही हम लोग सिविल वार कहते हैं। ये रिड्यूस करता है सिविल वार को होने के लिए, हम लोग एडवांटेज बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, उससे सिविल वार अगर कोई भी वार होता है उसमें प्रॉपर्टी और लाइफ का नुकसान होता ही होता है, एकदम होता है, ये तो आप भी जानते होंगे। अगर कोई भी वार हो, सिविल वार हो या कोई भी वार हो आपका, तो लाइफ और प्रॉपर्टी का आपका नुकसान होता ही होता है। ठीक है, तो वही लिख सकते हैं, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सिविल वार विच कैन काउज अनटोल्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जैसे ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है नहीं होने का पावर शेयरिंग का, जस्ट अपोजिट,
वहाँ पीस और हार्मनी को हैम्पर करता है, यानी कि भंग करता है। ये टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट एमंग सोशल ग्रुप्स में बढ़ाता है, यह कारण बनता है। ये सिविल वार जो है वो होने का चांस बढ़ जाता है, जिससे कि लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी होता है, नुकसान होता है बहुत। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लाता है, राजनीति में थोड़ी सी प्रॉब्लम आता है। भूल गया हूँ, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता। ओके। इट काउच क्रिएट टेरिबल सेटबैक्स, ये बहुत बड़ी क्या कह सकते अब सेटबैक देता है सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। ठीक है, देखिए कोई भी वार होगा तो वो सोशल ग्रुप्स के बीच में होगा, मान लीजिए सोशल, तो उसके बीच में तो होगा ही, सेटबैक कुछ पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में नहीं, ये सब वायलेंट का बात हो गया, नहीं करता हूँ बात। ठीक है, जैसे कल्चर वाला बात, कल्चर में हो सकता है, उस पर कुछ एक दूसरे का कल्चर अलग अलग होता ही है। इंडिया में वेरियस डाइवर्स है, क्या डाइवर्स कल्चर है। ठीक है, डाइवर्स रिलीजन है, डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया में। ठीक है, इससे पॉलिटिकल क्षेत्र में भी बहुत सेटबैक होता है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री तो होता ही है, अगर नुकसान हो रहा है कोई किसी का भी लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी का, तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि कंट्री का भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसी कंट्री से जुड़ा हुआ है ना। चलिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन एक कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग अगले पार्ट यानी पार्ट 2 का स्टार्टिंग अप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये वीडियो बना रहा था, लेकिन थोड़ी सी, जैसे कि देख सकते हैं मेरा कैमरा स्टेबिलिटी कितना पुअर है, इसलिए उसके कारण मुझे कैमरा मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि आप शायद वीडियो देखना भी पसंद ना करते, और सीन भी नहीं हो गई थी अच्छा से। ठीक है, चलिए इथनिसिटी पहले समझते हैं। इथनिसिटी, क्योंकि बुक में देखिए, ये देखिए इथनिक के बारे में बताया है, ग्लोसरी में है आपका। ठीक है, इसमें बेल्जियम, श्रीलंका, इथनिक कम्पोजिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, इथनिक पहले बात है क्या, जिसे आपका बुक में कुछ खास नहीं दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ है, एक सोशल डिवीज़न है जो शेयर्ड कल्चर के बीच में हो, पीपल बिलोंगिंग टू सेम इथनिक ग्रुप बिलीव इन कॉम। ओके, देखिए इसमें जो मैं बोल रहा हूँ सब लिखा हुआ है, लेकिन उलझा के लिखा है। ठीक है, मैं सिंपल वे में ले जाता हूँ, इजी वे में, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, इथनिसिटी एक सोशल डिवीज़न है बेस्ड ऑन शेयर्ड एट्रीब्यूट्स है। ये एक सोशल डिवीज़न है जो शेयर्ड एट्रीब्यूट्स के बीच में, शेयर्ड एट्रीब्यूट्स क्या है, कल्चर है, रिलीजन है, नेशनलिटी है, लैंग्वेज है, फिजिकल अपीयरेंस है, रीजन है, इटीसी है। देखिए, कल्चर है, बहुत सारे इथनिसिटी, कोई सोशल डिवीज़न है, सामाजिक विभाजन है, कोई कल्चर के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, नेशनलिटी, लैंग्वेज, फिजिकल अपीयरेंस, रीजन्स, इसके बेसिस पर। ठीक है, जैसे कि हम लोग बेल्जियम में भी देखेंगे, वो लैंग्वेज के बेसिस पर है आपका एथनिक कंपोजिशन। ठीक है, और आपका श्रीलंका में भी आपका लैंग्वेज के बेसिस पर ही है। जैसे कि आपका साउथ अफ्रीका में क्या मतलब जो एफर्टाइट सिस्टम जो था आपका, वो फिजिकल अपीयरेंस यानी ब्लैक और वाइट के बीच में था। ठीक है, वो दूसरा मैटर है, हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। चलिए, इथनिसिटी आप समझ गए होंगे, आप नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है। कैसा कंट्री है, छोटा देश है जो यूरोप में है। ठीक है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा हमारे देश में है, जो कि एरिया के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में भी हरियाणा से कम है। चलिए, जैसे कि मैं आप लोग के लिए पहले ही बताया था कि आप लोग के लिए एक नोट्स बनाया है, चलिए मैं उसे लाता हूँ। देखिए, यही सब कैमरा मूवमेंट का मुझे वीडियो बहुत सारी डिलीट करनी पड़ जाती है। ठीक है, ओके, देखिए इथनिक कम्पोजिशन, जैसे मैंने फिर सॉरी फॉर इथनिक कम्पोजिशन, ये एक सोशल डिवीज़न है बेस्ड ऑन शेयर्ड एट्रीब्यूट्स सच एज लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, नेशनल, जस्ट मैंने जो कहा। ठीक है, अब चलते हम लोग आगे। इथनिक कम्पोजिशन क्या है, इथनिक कम्पोजिशन मतलब इथनिसिटी ही हो गया एक प्रकार का इथनिक। ठीक है,
बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ए स्मॉलर देन हरियाणा, ये हरियाणा से भी स्मॉल है। और इन एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन, ये हरियाणा से भी छोटा है पॉपुलेशन के मामले में, एरिया के मामले में यानी कम है। ठीक है, ये अपना बाउंड्री किसके किसके साथ टच करता है? आपका ये हमारा मतलब हमारा बोलता है बेल्जियम का बाउंड्री आपका हो गया फ्रांस, नीदरलैंड, डी नीदरलैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किसी कंट्री के साथ डी यूज होता है। ओके, डी नीदरलैंड्स, जर्मनी, लक्जमबर्ग। ठीक है, फ्रांस, डी नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्जमबर्ग। इट हैज़ मतलब इट शेयर्स इट्स बॉर्डर, आप लिख सकते हैं इट शेयर इट्स बॉर्डर्स या बाउंड्रीज विथ फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्जमबर्ग। ठीक है, अब देखिए मैं बताना ये चाह रहा था, बताने से पहले एक चीज़ है, आप अपना मन में तुरंत सोचिए इंडिया किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। वीडियो पॉज करके तुरंत सोचिए और फिर मैं आंसर बताता हूँ। ओके, शायद आप सोच लिए होंगे, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इंडिया अपना बॉर्डर जो है, इंडिया जो अपना बॉर्डर शेयर करता है वो चलते हैं हम लोग पहले साउदर्न साइड में। आपका कोई भी डिश बाउंड्री शेयर नहीं करता। आप बोलेंगे श्रीलंका, वो हम लोग से अलग है, बॉर्डर शेयर नहीं होता है उसका लैंड, उस हम लोग वाटर के से डिवाइडेड है, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं वेस्टर्न साइड। आपका वेस्टर्न साइड में हो गया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, आपका नॉर्दर्न साइड में हो गया नेपाल, चाइना, भूटान। ठीक है, आपका ईस्टर्न साइड में हो गया म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, कितने के साथ हुआ? चलिए हम लोग फिर से बताते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान का नाम तो सबसे पहले ही आएगा, ये तो पक्का है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपका चाइना जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस में है। ठीक है, और फिर आपका नेपाल, फिर आपका भूटान, फिर आपका बांग्लादेश और म्यांमार, टोटल 7। ओके, और शायद मुझसे कुछ छूट रहा हो तो सॉरी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है यही 7 देश मतलब 7 कंट्री है जिसके साथ हमारा इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है, लैंड वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। जैसे कि हम लोगों ने मैंने बता दिया था बेल्जियम में बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, जर्मनी, मेरे साथ दोहराइएगा, लक्जमबर्ग, दी नीदरलैंड्स। ठीक है, इसका इथनिक कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। ठीक है, यानी कि बहुत ही उलझा हुआ। कैसे हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। ये सब आप उतना, हाँ ये सब MCQ में इम्पोर्टेंट रखता है, अगर सब्जेक्टिव इतना कुछ मैंने नहीं रखेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ। द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये तो मैंने बता दिया, सिंपली बोला इट्स इथनिक कंपोजिशन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप लिखिएगा सेकेंड चीज़। देखिए मैं दिखाता हूँ, आप इसे तुरंत नोट डाउन कीजिए और फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, फास्ट। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं वीडियो क्या कर सकते हैं, स्किप कर मतलब स्किप पहले स्किप करके प्रीवियस स्किप करके आप लिखिए। उसे स्किप नहीं करते हैं, उसे हाँ कर सकते, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है। चलिए देखिए हम लोग बेल्जियम में पढ़ते हैं। बेल्जियम में 2 मेन रीजन थे, रीजन मतलब जगह थे, एक वेलोनिया था, एक फ्लेमिश था। देखिए जो आपके वेलोनिया रीजन में रहते थे उसमें जो फ्रेंच पीपल रहते थे, यानी कि फ्रेंच बोलने वाले पीपल रहते थे, फ्रेंच के लोग नहीं रहते थे, फ्रेंच बोलने वाले पीपल रहते थे। जो फ्लेमिश रीजन था आपका, उसमें डच बोलने वाले पीपल रहते थे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसमें 2 मेन रीजन है, वेलोनिया, जैसे कि आप लिखे होंगे अगर साइड में आप कहीं, जो मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किया था थोड़ा सा क्वेश्चन का, जिसका डेट इन्फॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम, उसे आप देखिए। मैंने लिखा है इन बेल्जियम देयर आर 2 मेन रीजन्स। ठीक है, वहाँ 2 मेन रीजन है, एक वेलोनिया है, एक फ्लेमिश है। जो और फिर उसके बाद लिखा हूँ
जो 59% ऑफ द पीपल लिव इन फ्लेमिश रीजन, जो 59% जो पीपल थे वो कहाँ रहते थे, फ्लेमिश रीजन में, और क्या बोलते थे, डच बोलते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। और जो फिर दूसरा लिखा हूँ, अनदर 40% लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, वो क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, कहाँ रहते थे, वेलोनिया रीजन में रहते थे। कितना परसेंट था उसका, टोटल कंट्री का कंट्रीब्यूशन कितना था उसका, टोटल कंट्री की पॉपुलेशन में 40% था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जो रिमेनिंग 1% थे वो क्या थे, जर्मन थे। देखिए आपका ये कितना हो गया, 99 हो गया, बाकी बचा कहाँ, 1% जो जर्मन थे। जो जर्मनी, देखिए आप देख सकते हैं उसका बॉर्डर कहाँ कहाँ से आ गया, फ्रांस से, तो अब ये सी बात है, वहीं से फ्रेंच हमको लगता है हुआ होगा। मैंने तक रिसर्च नहीं किया इस पर, रिसर्च नहीं किया, आप सर्च करके देख सकते हैं। ओके, दी नीदरलैंड्स, इसका लैंग्वेज आप, चलिए होमवर्क देता हूँ। फ्रांस में कौन भाषा बोला जाता है, ये तो सबसे ईजी है। दी नीदरलैंड्स में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, लक्समबर्ग में कौन सा, और जर्मनी में कौन सा। इसमें से दो कंट्री तो इतना पॉपुलर है कि कोई भी बता सकता है। फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन, जो मुझे भी याद है। मुझे फ़िलहाल तो ये दो याद नहीं था, इसलिए होमवर्क दे दिया। प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कि मैंने बताया कि बेल्जियम में टोटल 3 लैंग्वेज बोले जाते हैं, फ्रेंच, डच और आपका जर्मन। फ्रेंच कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 40%, डच आपका 59%, जर्मन आपका 1%। देखिए एक चीज़ है, इसमें मेजोरिटी आपका कौन सा है, डच है। इसमें फ्लेमिश और वेलोनिया का बात नहीं होगा, लैंग्वेज का बात होगा। मैंने पहले बता दिया था, जो इसका एथनिसिटी है वो लैंग्वेज के बेसिस पर, ठीक। ये डच लैंग्वेज मेजोरिटी पर है, माइनॉरिटी पर ये है। अब बोलिएगा ये भी तो माइनॉरिटी होना चाहिए, इसका लेस पॉपुलेशन है। जैसे कि इंडिया में हिंदूज मेजोरिटी है, एंड माइनॉरिटी कौन है, मुस्लिम है। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर मेजोरिटी कौन है, डच है, और माइनॉरिटी कौन है, फ्रेंच है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जो मैंने 8 पॉइंट था, 8 पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। 9 पॉइंट, सबसे पहले बात, बेल्जियम का कैपिटल आपका ब्रसल है। बेल्जियम का कैपिटल आपका क्या है, ब्रसल, ब्रसल, ब्रसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपका। ये जो ब्रसल है आपका, नेशनलिज्म इन इंडिया में 4 में रीजन का बात होगा। क्या होगा जानते हैं, मैंज होगा, थोड़ी सी स्पेलिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते होंगे। मिलान, वार्साओ, मुझे अभी भी याद है ये रीजन, और ब्रसल का बात होगा। ब्रसल आप समझ जाएंगे तभी बेल्जियम का है, ठीक है। अब आप बताइएगा ये सब किसका है, ठीक है। वैसे मुझे याद है ये, लेकिन आप फिर भी बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज़ मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया है, क्योंकि मुझे टीचर बहुत अच्छे मिले हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपका 9th पॉइंट का ये बात क्लियर होगा कि जो कैपिटल सिटी का बात हुआ है ब्रसल का, वो यानी कि बात हो रहा है कि बेल्जियम का वो कैपिटल ब्रसल है, बेल्जियम का कैपिटल ब्रसल है, ठीक है। उसमें कहा गया है 80% जो पीपल है ब्रसल में, जो 80% पीपल है वो क्या बोलते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि वो मेजोरिटी क्या हो गया आपका, फ्रेंच हो गया, माइनॉरिटी आपका क्या हो गया, डच हो गया। फिर देखिए आपका ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, देखिए कॉम्प्लेक्स इसलिए है, कॉम्प्लेक्स 2 बेसिस, एक यही 2 बेसिस पर है कि आपके पूरे कंट्री में जो मेजोरिटी है, मैं लिख देता हूँ कंट्री का कंट्री में, देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कंट्री में जो मेजोरिटी है आपका, ठीक है, डच है, ठीक है। माइनॉरिटी आपका क्या है, माइनॉरिटी आपका फ्रेंच है। लेकिन आपका जैसे ब्रसल में आ जाएगा, ठीक है, ब्रसल में आ जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी हो जाएगा, ये मेजोरिटी हो जाएगा। देखिए और एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कैपिटल सिटी उसका है ब्रसल, वो आपका रीजन बिलोंगिंग टू है फ्लेमिश, यानी कि डच, मतलब फ्लेमिश रीजन के बीच में। क्योंकि मैं इस मैप से थोड़ा कंक्लूड किया हूँ, मुझे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कंफर्म नहीं हो, लेकिन मुझे जैसे लगता है इस रीजन को देख कर क्या हिसाब साफ आप दिखा सकते हैं। देखिए येलो से यहाँ कलर कर दिया है मैं बुक में, लेकिन यहाँ ग्रीन है, आप समझ सकते हैं, ये ग्रीन है, यही होगा।
वेलोनिया रीजन, वेलोनिया लिखा हुआ है, मैं वेलोनिया नीचे लिख दिया। ठीक है, जर्मन स्पीकिंग यहाँ है, डच स्पीकिंग यहाँ, फ्रेंच स्पीकिंग यहाँ, ब्रसल यहाँ आपका ऑरेंज कलर का छोटा सा है। ठीक है, देखिए इसका कॉम्प्लेक्स क्यों है मैं फिर क्लियर करता हूँ। जो मेजोरिटी पूरे कंट्री में है वो माइनॉरिटी में है ब्रसल में, यानी कि कैपिटल सिटी में। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ रॉन्ग कर दिया। क्या रॉन्ग किया? मैं स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख लिया। ठीक है, और यहाँ ब्रसल्स होगा क्योंकि आपका बुक में आपका एस लगा हुआ है, मुझे लगा नहीं होता है। ठीक है, मैं प्रोनाउंस बस कर लेता था, लेकिन मैंने अभी कंफर्म हो गया कि नहीं, ये बुक में भी लिखा हुआ है ब्रसल्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्यों कॉम्प्लेक्स है समझ गए। मेजोरिटी जो है पूरे कंट्री में वो माइनॉरिटी आ गए प्लस मतलब उसके कैपिटल में। जो पूरे देश में मेजोरिटी में है वो उसके कैपिटल माइनॉरिटी में आ गए, तो वो थोड़ी सी उसका मुझे क्या पता वो क्या प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन जो भी हो गई थी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि जो मेजोरिटी वो माइनॉरिटी में आ गई। मेजोरिटी माइनॉरिटी सब यहाँ क्या चलो छुड़िए सब। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट हमारा ये 1.1 यहीं कंप्लीट होता है, जो हमारा था डिस्क्राइब द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, अब हम लोग पार्ट 1.2 में चलेंगे, जिसमें आपका है व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ पावर शेयरिंग राइज इन बेल्जियम। क्या क्या डिमांड पावर शेयरिंग का था जो बेल्जियम में क्रिएट हुआ था, डिमांड स्टार्टिंग हुआ था, राइज हुआ था। ठीक है, चलिए पार्ट 1.1 कंप्लीट। चलिए हम लोग पार्ट 1.2 में आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1.2 में आ गया है, जिसमें एक क्वेश्चन है वाई डी टी डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग राइज इन बेल्जियम। देखिए मैं जो भी स्टडी कर रहा हूँ टोटल यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको जितना भी मैं क्वेश्चन वाइज मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, एक बार लाइन बाय लाइन नहीं करा रहा हूँ। इससे होगा कि आपका क्वेश्चन भी के साथ साथ आंसर भी क्रिएट होगा और आपको ये पूरा पैराग्राफ भी समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, मैं एक भी लाइन इसमें छोड़ा नहीं हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने जितना भी बताया स्मॉल कंट्री सब टोटल यहीं से तो है। 59% लीव्स इन दी फ्लेमिश टोटल इसी का है। कहाँ मैं एक भी एक्स्ट्रा बताया हूँ? कुछ भी एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी छोड़ा हूँ, एक्स्ट्रा बोल दिया गलती से, कुछ भी छोड़ा हूँ यहाँ से, बस एक ओवर वन को छोड़ दिया था, उसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ इथनिक की बात हुआ तो इथनिक के बारे में भी बता दिया था, वही इथनिसिटी समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब माइनॉरिटी फ्रेंच कम स्पीकिंग अभी देखिए ये स्टार्ट होगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं वाई डिड डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग राइज इन बेल्जियम। क्यों डिमांड पावर शेयरिंग का राइज हुआ बेल्जियम में। देख सकते हैं एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ग्रामर सेक्टर यहाँ डीड यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ डी नहीं लिखा है। ये बहुत बड़ा याद रखिएगा चीज़, मैं भी गलती यहाँ ये करता था, ऐसे लिख देता था वाई डिड डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग राइज डी लिख देता था। नहीं, यहाँ राइज हुआ क्योंकि डिड लग गया, डिड नहीं लगता तो यहाँ डी होता भले। ठीक है, चलिए इसका हम जैसे प्रॉपर वे होता है लिखने का एक तरीका होता है, वो ये है कि डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग राइज इन बेल्जियम बिकाउज ऑफ। इसमें मैंने 5 पॉइंट को डील किया। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो अभी 5 पॉइंट लिख दीजिए, 3 पॉइंट का क्वेश्चन आए 3 पॉइंट लिख दीजिए। आप 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 3 लिखिएगा जैसे नियम है। ठीक है, अब ये कन्फर्म नियम तो नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली ये देखा गया है कि जितना नंबर का होता है उतना पॉइंट लिखिए। जैसे मुझे पता लगा जितना मुझे नॉलेज है टोटल मैं दे रहा हूँ आपको। अब मुझे मान लीजिए आप जैसे भी देख सकते होंगे कुछ कुछ मुझे भी नॉलेज नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ आप सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मुझे सब आता है। मुझे रियलिटी में सब नहीं आता है, जितना मुझे आता है मैं सब बता देगा हूँ, एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर जैसे दिखा कि डीड वाला आपको दिखा था ग्रामर सेक्टर, मुझे वो आता था तो मैंने बता दिया। मुझे कुछ भी लगे कि वहाँ बताना चाहिए मैं बता दूंगा, अगर मुझे आता है तो। ठीक है, देखिए इसे 5 पॉइंट है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थे आपका क्या थे, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी माइनॉरिटी क्यों थे पहले ये बता। यहाँ मेजोरिटी होना चाहिए ना, अगर जो जो ये सोच के मेजोरिटी होना चाहिए वो गलत है।
देखिए मुझे नहीं पता आप क्या सोच गए, लेकिन जो सोच गए मेजोरिटी वाला वो गलत है, क्योंकि मेजोरिटी वो कहाँ थे, कैपिटल सिटी में। ये टोटल देश का बात हो गया है, यह कोई भी लेना देना नहीं है आपका किससे, आपका कैपिटल से। देखिए मैं जितना भी कर रहा हूँ टोटल अभी कंट्री के बारे में है, ठीक है। देखिए जो फ्रेंच कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में थे वो रिच एंड पावरफुल रिलेटिवली थे। रिलेटिवली यहाँ कंपेरिजन करके बता रहा है, किसके कंपेरिजन, जर्मन के कंपेरिजन तो नहीं करेगा, वो बेचारा 1% है, उसके साथ कंपेरिजन करेगा ही करेगा क्या। जिसे कहा जाता है कंपेरिजन उसी के साथ किया करो जो नहीं, एक ये नहीं हुआ, एक मैं भूल गया हूँ, एक चीज़ बोला जाता है बहुत कॉमन है, हम लोग की तरफ बहुत बोला जाता है, ठीक है, कि कंपेरिजन यानी कि बराबरी उसी से करो जिसके लायक, मतलब जिसके साथ कर सके। अब हम छोड़िए, जैसे कि अब चलिए बताइए, अब मैं अपना कंपेरिजन अडानी अंबानी के साथ अभी करने लगूँ, अगर वो अगर उसका नाम लिया तो सॉरी, उसके अगर बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे ही आप पॉपुलर है तो आपका सबका नाम आप उनका तो नाम लिया आएगा ही, ठीक है। देखिए जैसे मैं अपना कंपेरिजन अडानी के साथ करने लगूँ, मैं उसके साथ पैसा खर्च करने लगूँ, तो वैसा पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। ठीक है, देखिए पहला समझ गए होंगे वो किसका बात कर रहा है, फ्रेंच कम्युनिटी जो माइनॉरिटी है पूरे कंट्री में, और वो रिलेटिवली यानी कंपेरिजन के तौर पर किस शिद्दत से रिच और पावरफुल है, वो माइनॉरिटी पर भी रहते वो रिच और पावरफुल है। जो रिसेंटेड उसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था एक तरह से, ठीक है। मैं सर्च करके थोड़ा सा बता रहा हूँ रिसेंटेड का हिंदी क्या होता है। ओके, जैसे मैंने डिक्शनरी में अपना देख लिया है, जिसके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए इसका मतलब होता है बुरा मानना या नाराज, ठीक है। अभी सब में ध्यान ना दें। ओके ओके, देखिए रिसेंट मतलब होता है बुरा मानना या नाराज या क्रोधित। देखिए मैं इसके अनुसार चलता हूँ। देखिए जो कि डच स्पीकर है वो रिसेंटेड यानी वो नाराज थी, ये उससे मतलब क्या है आपका बुरा मानना, वो बुरा मान गए थे, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग रिच और पावरफुल मेजोरिटी ये होने के बावजूद आपका ये माइनॉरिटी आपका रिच और पावरफुल हो गया, तो ये जो मेजोरिटी में उसको तो बुरा लगेगा ही, ठीक है। जैसे कि आप कोई यहाँ पर एक एरिया में बहुत सॉरी मैंने फेयर पर क्या कर दिया, नहीं छोड़िए कोई बात नहीं। देखिए कोई एक एरिया है, ठीक है, उस एरिया में एक आदमी है ए और एक है बी। इसमें क्या है, देखिए ए बहुत रीच है, ठीक है, तो रीच है तो इसका इनडायरेक्टली क्यों, रीच है हम लोग का इंडिया में तो खासकर जो ज़्यादा अमीर होता है उसके पास ज़्यादा पावर होता है, ये तो ज़्यादा ही ऑब्वियस देखा गया है, पावरफुल होता है, ठीक है। और ये लो है, क्या लो है, लो रीच है, ठीक है, रीच कम है। तो अगर बाय चांस इस एरिया में ए के कंपेरिजन में बी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ए उतने ही रीच रहे, लेकिन बी अब क्या हो जाए, इससे ज़्यादा रीच हो जाए, रीच हो जाए ज़्यादा ही, रीच ऐसे रीच हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब तो क्या होगा, आपका ए को बुरा लगेगा जो कभी हमसे करीब हुआ करता था, कम पावरफुल हुआ करता था, वो आज हमसे ज़्यादा पावरफुल हो गया है और रीच हो गया है, तो ए को बहुत बुरा लगेगा। शायद उसके कारण अगर वो अच्छा दिल का हो तो कुछ ना करे, अगर बुरा दिल का हो तो वो दुश्मनी के चक्कर में उसे मार भी सकता है या कुछ और उसका हानि कर सकता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आई होप कि आपको ये वाला बात रिसेंटेड वाला बात समझ में आ गया और डच को क्यों ख़राब लगा होगा। इससे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके बीच में थोड़ी सी वो कर सकते हैं कंपेरिजन का भावना आता है, अगर कोई मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ए बी ही मान के चलता हूँ, ए बी और सी है,
सी क्या है? बहुत ही। चलिए बी, ये बहुत, यहाँ क्योंकि बुराई किया था पहले, यहाँ अच्छाई करते हैं इसके बारे में। सी को पीछे में रखिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, बी आपका बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये हमेशा फर्स्ट रैंक करता है। ठीक है, आपका सी क्या है? मिडिल में, कोई काम का नहीं, बीच वाला है। ये आपका क्या है? लो है, इसमें मतलब लो रैंक, इसका लो रैंक आता है, बहुत ही कम रैंक, नो रैंक। ठीक है, अब क्या हो जाए, एक एक टर्म में वो ए जो है वो फर्स्ट हो जाए और बी को सेकंड कर दे। अब बी को बहुत बुरा लगेगा कि जो कभी पढ़ता नहीं है, क्लास में ध्यान नहीं देता है, कभी उसका रैंक नहीं आया, आज पहली बार उसका रैंक आ गया। तो बी को, अगर सबका नहीं होता ये कंडीशन, किसी किसी का होता है कि बुरा लग जाता है, सोचेगा नहीं काहे ये ले आया, तो उसका गुस्सा में उसका इंडायरेक्टली मजाक बनाता है, बहुत कुछ करता है। कोई अच्छा होता है तो कुछ नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, ये कौन, आप इस टाइप का आप समझ सकते हैं, आपको जैसे अपने से समझना है आप समझ सकते हैं। चलिए, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि सेंटेड वाला ही अभी तक तभी तक मैं बता रहा था। मुझे लगता है ये वीडियो पौने घंटा चल जाएगा, यानी कि 45 मिनट आपका चल जाएगा प्लस, मुझे जैसा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको बस पढ़ने से मतलब है, वीडियो का साइज देख कर क्या कीजिएगा। ठीक है, देखिए, दिस वॉज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग, ये डच स्पीकिंग को अच्छा नहीं लगा, डच स्पीकिंग कम्युनिटी को। क्यों? क्योंकि उसे बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था और एजुकेशन था, बहुत लेट से आया हुआ मिला उसको। चलिए, एक चीज़ मैं और क्लियर करता हूँ, एक क्वेश्चन फिर बनेगा, वाई वेयर डच स्पीकर्स लेस रिच एंड पावरफुल देन फ्रेंच स्पीकर्स। ओके, जैसे कि शायद मैं ये बता रहा था, इसमें मैं क्या बता रहा था मुझे अभी अच्छा से याद नहीं, मुझे थोड़ी सी गैप मिल, वीडियो पॉज करके मुझे कहीं जाना पड़ा था। ओके, देखिए, वाई वेयर डच स्पीकर्स लेस रिच एंड पावरफुल देन फ्रेंच स्पीकर। डच स्पीकर क्यों कम रिच है और पावरफुल है फ्रेंच स्पीकर से? हम लोग कहाँ से क्वेश्चन बना है? यहाँ से क्वेश्चन बना है। देखिए, ये सब आपका एनसीईआरटी में है, मैं बस क्वेश्चन बना रहा हूँ, आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कैसे बना सकते हैं, पढ़ाते सब है, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब बताते हैं कि ये होना चाहिए, अगर ऐसे कम गरीब है। आपको मैं टोटली क्लियर करता हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कैसे आंसर दे सकते हैं। इस टाइप का सिमिलर टाइप का और टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या आंसर देंगे। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया, दिस वॉज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थे वो क्यों रिच और पावरफुल कम थे? क्यों थे? क्योंकि उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन मच लेटर मिला था, इसीलिए। देखिए, मैंने यहाँ साफ साफ लिख दिया है, वाई वेयर डच स्पीकर्स लेस रिच एंड पावरफुल देन फ्रेंच स्पीकर्स। Dutch speakers were less rich and powerful than French speakers because they got the benefit of economic development and education much later। जैसे कि मैंने बताया था कि यहीं पर अभी जस्ट बताया था कुछ सेकंड पहले कि जो डच स्पीकर इसलिए लेस और पावर रिच और पावरफुल थे क्योंकि वो फ्रेंच स्पीकर से यहाँ तुलना किया गया है। ठीक है, पहली बात ये तुलना वाला है क्वेश्चन है, क्योंकि उसे जो बेनिफिट मिला था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, इकोनॉमिक को सॉरी फॉर इट, मुझे देखना होगा। ओके, इकोनॉमिक मतलब होता है अर्थव्यवस्था, जो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मुझे अधिकतम शास्त्र याद आ रहा था। ठीक है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स वाला याद आ रहा था हमको था, लेकिन इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था, डेवलपमेंट, विकास। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझिए ना आप, एंड एजुकेशन मच लेता है। डच स्पीकर इसलिए लेस रिच एंड पावरफुल थे क्योंकि उसे बेनिफिट जो था, उसे जो फ़ायदा मिला था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जो कंट्री से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा था, उसका जो फ़ायदा था, उसका जो बेनिफिट था, वो बहुत लेट से मिला था। और एजुकेशन भी उसे लेट से मिला, एजुकेशन लेट से मिलेगा, उसे नॉलेज नहीं होगी और वो अपना आवाज़ उठाने में समझ कम रहेगा, मतलब उसको समझ कम रहेगा थोड़ा सा। ये हर बार नहीं होता है, मतलब रेयर केस में उसे नॉलेज नहीं रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें कैसे लेना चाहिए अधिकतम को। ठीक है, ठीक है,
चलिए हम लोग क्लियर कर लिया। अब चलिए तीसरा पॉइंट में आते हैं। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग दी 1950s एंड 1960। अभी तक पावर शेयरिंग नहीं होगा, इसलिए टेंशन क्रिएट हुआ है किसके बीच में, फ्रेंच एंड डच स्पीकर्स के बीच में। कब 1950s एंड 1960s। एक चीज़ आया है आपका, मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ, टोटल क्लियर आपको करूँगा फुल डिटेल। 1950s इसका मतलब 1952, 1950 या 51, 1951 शायद होगा। आप एक तरह से कन्फर्म हो जाइएगा। अगर 1951 टू 1960 और 1960s मतलब 1961 टू 1970। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका जस्ट 10 साल की डिकेड का बात होता है यहाँ, इसका बात होता है डिकेड का। ओके, डिकेड मतलब 10 ईयर्स का। ओके, इसके कारण डच और फ्रेंच स्पीकर के बीच में टेंशन क्रिएट हो गया। जो ये टेंशन जो था वो ज़्यादा एक्यूट हो गया, बढ़ गया कहाँ, ब्रसल में, क्योंकि जो मेजोरिटी में था डच वो माइनॉरिटी में आ जाता है ब्रसल में, इसलिए वहाँ ज़्यादा ही टेंशन क्रिएट हो गया। टेंशन क्रिएट का मेन कारण था क्योंकि फ्रेंच स्पीकर रिच और पावरफुल ज़्यादा था, जो कि डच स्पीकर को अच्छा नहीं लग रहा था। साफ साफ बात है। ठीक है, अब देखिए ब्रसल प्रेजेंट कर रहा था एक स्पेशल प्रॉब्लम, वही जो मैंने बताया कि डच स्पीकर जो पीपल था वो कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी, जो मेजोरिटी है पूरी कंट्री में, वो माइनॉरिटी आ जाता है कैपिटल में। अब मुझे नहीं लगता ये एक्सप्लेन करना कुछ करता, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, आप खुद समझिए। ठीक है, देखिए आपका ये आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन ये था, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वैसे में आप प्लीज़ PDF का इंतज़ार ना करें, उससे अभी तो लेट है थोड़ी सी, जब तक पूरी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकती PDF मैं नहीं अपलोड करूँगा। ओके, देख सकते हैं, और ये भी देख लीजिए, आप लिख लीजिए सकते हैं पॉज करके। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग पार्ट 1.3 में, जिसे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पार्ट श्रीलंका का। पार्ट 1.3 में एथनिक कंपोजिशन कहाँ का, श्रीलंका का। चलिए स्टार्ट करेंगे पार्ट 1.3 एथनिक कंपोजिशन कहाँ का, श्रीलंका का। श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं बताया गया है। आपका क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए मैं इसमें कुछ चीज़ें नहीं लिखा है वो यहाँ से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा चुका हूँ कि मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा आपका एनसीईआरटी का, एक लाइन भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेट अस कंपेयर दी सिचुएशन इन अदर, वही इसमें बेल्जियम का बात होगा तो इसमें श्रीलंका का बात होगा। ठीक है, इसमें बात क्या कर रहा है, श्रीलंका इज ए आइलैंड नेशन। वो आइलैंड नेशन ये सब जानते हैं, लेकिन आप कैसे जानेंगे, श्रीलंका का बहुत मतलब श्रीलंका तो सब लगभग सब इंडियन जानते ही होंगे श्रीलंका को। ठीक है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, सबसे हमारा साउदर्न पास्ट में है जो है वह हमारा तमिलनाडु है, और सबसे जो हमारा कह सकते हैं, मैं भूल गया हूँ उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस वो पॉइंट का नाम है हम लोग कन्याकुमारी। सबसे नीचे वाला पार्ट है हम लोग का, लोएस्ट पार्ट है इंडिया का, कन्याकुमारी। ऐसे जनरली कन्याकुमारी आप बहुत जगह क्या मिलेगा आपको, देखिए बहुत जगह आपको कन्याकुमारी के बदले एक चीज़ मिलता होगा। ठीक है, वो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड के कहाँ है पार्ट, आप बताइए कमेंट में वो क्या है। ठीक है, ऐसे ये भी मुझे याद था, लेकिन मुझे लगा कमेंट भी बीच से पूछना ज़रूरी होता है, पढ़ाते पढ़ाते को फायदा नहीं है। ठीक है, देखिए ये यहाँ तक समझ गए होंगे, वो साउदर्न कोस्ट जो हमारे तमिलनाडु का है उससे थोड़ी सी किलोमीटर दूर है, वो श्रीलंका की। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना पॉइंट, क्योंकि ये मैंने नहीं लिखा था और मैंने पहले बोल दिया है कि मैं एक भी लाइन नहीं छोड़ने वाला हूँ, इसलिए बता दिया आपसे। ठीक है, एथनिक कंपोजिशन क्या है बेल्जियम का, सॉरी फॉर इट, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन यह है कि वहाँ 2 मेजर सोशल ग्रुप्स हैं। सोशल ग्रुप्स का बात कर रहा है अभी तक, यहाँ रीजन्स का नहीं, वहाँ डायरेक्ट रीजन्स का बात हो रहा है, वैलोनिया एक फ्लेमिश, इसमें सोशल ग्रुप्स का। ओके, इसमें 2 मेजर सोशल ग्रुप्स है। आपका क्या है, आपका जो है एक सिन्हाला है, सिन्हाला स्पीकर है, एक तमिल स्पीकर है, जो हमारे तमिल लैंग्वेज यहाँ भी बोला जाता है, लेकिन सिन्हाला लैंग्वेज का भी मुझे
इंडिया के बारे में नहीं पता है कि इंडिया में इसे बोला जाता है कि नहीं, लेकिन तमिल तो बोला ही जाता है, ये तो आप जानते होंगे तमिलनाडु में है। ठीक है, जो वहाँ कॉन्स्टिट्यूट करते थे उसका पॉपुलेशन वो 74% है और ये आपका 18% है। देखिए आप देख सकते हैं जैसे कि उसमें 99% हो जाते थे, यहाँ पर आपका कितना होगा मतलब बेल्जियम में, यहाँ पर 8 4 12 1 7 1 8 1 9 92%। 8% की मीनिंग क्या हुआ बेटा, ये डाटा नहीं दिया गया आपका। ठीक है, कोई अदर लैंग्वेज भी होगा, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी माइनॉरिटी में आपका मेजोरिटी सिन्हाला है, माइनॉरिटी तमिल है, उसके लो में है, उसको माइनॉरिटी में नहीं लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें 2 सोशल ग्रुप्स है आपका, सिन्हाला और तमिल। ये सोशल ग्रुप्स क्यों है, देखिए सोशल ग्रुप्स ये लैंग्वेज के बेसिस पर सोशल ग्रुप्स है। ठीक है, अब देखिए तमिल का और एक सोशल ग्रुप्स यानी कि कह सकते हैं इसका सब ग्रुप्स तमिल एक्सप्रेस का क्या है, एक श्रीलंकन तमिल है, एक श्रीलंकन तमिल है, आप नाम से ही पता लग सकता है आपको। एक इंडियन तमिल है। इंडियन और श्रीलंकन तमिल में आप कंपेरिजन आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इसमें मैं क्या बात करने वाला हूँ। श्रीलंका तमिल यानी कि श्रीलंका का जो तमिल ऑलरेडी है, जो इंडियन तमिल जो इंडिया से गया है तमिल और वहाँ तमिल लैंग्वेज बोलता है, इंडियन गया है श्रीलंका और वहाँ तमिल लैंग्वेज बोलता है। जैसे कि मैंने यहाँ साफ साफ लिख दिया है, श्रीलंकन तमिल वो कि दे आर नेटिव ऑफ श्रीलंका, नेटिव श्रीलंका, हाँ दे आर नेटिव श्रीलंका, यानी कि वहाँ का मूल निवासी है, श्रीलंका का मूल निवासी है वो तमिल। ठीक है, यहाँ श्रीलंकन तमिल है, श्रीलंका तमिल नहीं है। ठीक है, जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कितना करते थे 13%, यहाँ पर आपका डाटा एकदम पूरा एक्यूरेट है। देखिए 5%, ये दोनों आपका क्या होता है 18%। देखिए आपका तमिल टोटल कितना 18% है कि नहीं, बिल्कुल है, सही है। वहाँ पर 2 सब ग्रुप्स है तमिल का, एक श्रीलंकन तमिल है, एक इंडियन तमिल है। देखिए इंडियन जो श्रीलंकन तमिल है आपका वो कॉन्सेंट्रेटेड है नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड है ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ कंट्री, यानी कि श्रीलंका का वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ पर एकत्रित है, मतलब वहाँ पर है। देखिए यहाँ मैंने साफ साफ लिख दिया, मोस्ट ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, मोस्ट ऑफ सभी ने, मोस्ट ऑफ श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दी नॉर्थ एंड ईस्ट साइड ऑफ द कंट्री। अब देखिए इंडियन तमिल्स कौन है, दे आर दोज पीपल्स हुज फोर फादर, उसके पूर्वज जो इंडिया से प्लांटेशन वर्कर के रूप में कॉलोनियल पीरियड जो ब्रिटिश का यहाँ शासक चल रहा था, तो उसके दौरान जो बहुत सारे पूर्वज लोगों के चले गए थे श्रीलंका, उसी को इंडियन तमिल वहाँ पर कहते हैं और वहाँ जाके तमिल लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्ट भी मैंने क्लियर कर दिया। अब चौथा बात चलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए चौथा बात यह है कि ये सिन्हाला स्पीकर है, इसका जो रिलीजन मोस्टली है, देखिए जो श्रीलंकन है, हम लोग फिर से एक बात करते हैं, 2 वहाँ सोशल ग्रुप्स हैं, एक श्रीलंकन तमिल है, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, सिन्हाला एक तमिल है। ठीक है, यहाँ 2 सब ग्रुप्स है, एक श्रीलंकन तमिल है, ठीक है, और एक इंडियन तमिल है। अब देख सकते हैं जो आपका जो श्रीलंकन तमिल है वो जो है वो नेटिव है कहाँ के, श्रीलंका के। और दूसरी बात वो क्या है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ, नॉर्थ ईस्ट साइड में, कहाँ नॉर्थ ईस्ट साइड में उस कंट्री के। और तीसरा बात यह कि वो जो रिलीजन जिससे बिलोंग करते थे वो बुद्धिस्ट से बिलोंग करते थे, किससे करते थे बिलोंग, बुद्धिस्ट से। और इंडियन के बारे में क्या कहा गया, इंडियन तमिल, उसके फॉर फादर इंडिया से गए थे, यानी कि फॉर फादर एक तरह से समझ सकते हैं, पूर्वज फॉर फादर कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे, इंडिया टू श्रीलंका, इंडिया टू श्रीलंका। ठीक है, मैं ग्रुपली लिख रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग खराब हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या कि उसका जो रिलीजन था वो मोस्टली आपका क्या था, हिंदू था, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल का नहीं। मैं ओके चलिए, मैंने एक चीज़ बहुत गलत बताया था कि आपका ये वाला मैंने बहुत बड़ा गलती किया, ये सॉरी 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 सॉरी, मैं श्रीलंकन और सिन्हाला में थोड़ा कंफ्यूज हो गया बाई चांस, सॉरी। अब चलिए देखिए जो सिन्हाला स्पीकर थे वो आपका मोस्टली क्या थे, बुद्धिस्ट थे।
ठीक है। और जो आपके तमिल थे वो आपका हिंदूज एंड मुस्लिम थे। क्या थे? जो आपका तमिल थे वो हिंदू और मुस्लिम थे, और जो आपका सिन्हाला थे वो आपका बुद्धिस्ट थे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब जो लास्ट पॉइंट बचा है वो यह है कि देयर आर अबाउट 7% पीपल आर क्रिश्चन। जो वहाँ के 7% पीपल थे वो क्रिश्चन थे। ठीक है, उसका जो 7% पीपल थे वो क्रिश्चन थे, और वो दोनों लैंग्वेज बोलते थे। क्या? तमिल भी बोलते थे, सिन्हाला भी बोलते थे। ठीक है, यानी कि वहाँ पर तीन, हम लोग यहाँ से ये कंक्लूड किए वहाँ टोटल 4 रिलीजन है। एक बुद्धिस्ट है, एक हिंदूज है, एक मुस्लिम है, एक आपका क्रिश्चन है। ठीक है, आपका हिंदू और मुस्लिम कौन है? तमिल से। और बुद्धिस्ट कौन है आपका? सिन्हाला। मैंने यहाँ बताया था आपको कि जो वहाँ पर वहाँ टोटल 4 रिलीजन है। एक बुद्धिस्ट है, तमिल है, सॉरी बुद्धिस्ट है, हिंदूज है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चन्स है। ठीक है, ये 4 मेन रिलीजन है वहाँ, और 3 सॉरी फिर मिस्टेक कर दिया, 2 लैंग्वेज वहाँ बोले जाते हैं, एक सिन्हाला एक बुद्धिस्ट। ठीक है, ऐसा सिन्हाला एंड तमिल। ठीक है, पता नहीं मैं कंफ्यूज बहुत हो रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको ये टोटल समझ में आ गया हो। आप देख सकते हैं पूरा आज का नोट्स में क्लियरली एक व्यू में दिखाता हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि जिस पार्ट में मैं जितना बता रहा हूँ उसका नोट्स मैं उसी पार्ट में बताऊँ, फुल पार्ट नहीं, मतलब फुल पीडीएफ में एक साथ नहीं अपलोड करूँगा। हाँ, अपलोड कब करूँगा? जब इन वन शॉट आएगा तब मैं फुल, ओ सॉरी तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, जब फुल शॉट आएगा तब मैं करूँगा वो काम। अभी आपको एक एक में होगा। ठीक है, आप किसी तरह एक कॉपी, स्पेशल कॉपी बनाइएगा, आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।